नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी न्यूमेरिकल सेक्शन में आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में अगर मैं बोर्ड के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको एक्स्ट्रा ओवर न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल की कोई एक कैटेगरी नहीं होती है। आप नीट, जेई, एडवांस बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये पता होता है कि हमें पहले ये पता करना है कि हमें चाहिए क्यों, हमें कितना तक के लिए चाहिए। एक बात बताइए, अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं उसका कोई अंत है? अनंत करोड़ों का प्राइस से कोई सामान मिलता है, 10 रुपया में मिलता है, उसकी कीमत करोड़ रुपया भी है। तो अपने जरूरत के हिसाब से मेरा कितना कैपेसिटी है, हम कितना तक सस्टेन कर सकते हैं, उसी के तरह सामान को खरीदते हैं। तो न्यूमेरिकल भी क्या है, अनंत है। तो आपको कितना चाहिए, तो हमको बोर्ड लेवल तक चाहिए। तो अगर आपको बोर्ड लेवल तक चाहिए तो आपके पास एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो अब सवाल है कि सर एनसीईआरटी में हम लोगों का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इनसे रिलेटेड चार्ज का, आज मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, कूलम्ब्स लॉ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी टॉपिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जितना भी न्यूमेरिकल्स है आज हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। इसको भी हम लोग जरा एक बार रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा रहा था, इसे हम लोग ने देख लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद अब सवाल इसके सामने आया कि कंडक्शन और इंसुलेटर, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चे लोग हमारे सामने है इस पे न्यूमेरिकल्स, ओके। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, हम पहले इसी को देखते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स को एवरी सेकेंड, प्रति सेकेंड हम कितना निकाल रहे हैं बुआ, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं प्रति सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे डेटा नोट करूं, ठीक है, तो यहां क्वेश्चन नंबर 1.1, बड़ी आसान शब्द में इन्होंने एक बात बोला। अगर आप बहुत सिंपल हो तो इन्होंने बोला कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 1 सेकेंड, ओके। इस क्वेश्चन में यही बोला गया। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं, देख लीजिए, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया, 10 के पावर 9। तो हमें कह रहा है को बताइए एक कूलम में कितना, एक कूलम को भेजने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर आपके साथ एक गेम खेला। क्या गेम खेला बच्चे लोग? सबसे पहले इतना इलेक्ट्रॉन को भेजने में इतना सेकेंड। तो पहले हमें एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को भेजने में कितना समय लगाएगा? तो जो संख्या है उसको भाग दे दीजिए, ये नीचे आ जाएगा। तो 10 के पावर 9 सेकेंड लगाएगा, ओके। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को भेजने में इतना समय लगाया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कूलम चार्ज, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो बताइए तो बच्चे लोग, एक कूलम चार्ज को भेजने में कितना समय लगाएगा? टाइम का मान पूछ रहा है। अरे ये तो बड़ी आसानी से निकाल दे, लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? हमें जो हिंट्स दिया गया है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है वो नंबर के रूप में दिया गया है, और जो हमें पूछा जा रहा है वो चार्ज के रूप में पूछा जा रहा है। ये कैसे होगा भाई? या तो हमको चार्ज दो, चार्ज पूछो, या नंबर दिए हो तो नंबर देकर पूछो। ये थोड़ा आपके साथ गेम खेल रहा है। दिया है आपको नंबर, पूछ रहा है चार्ज, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, चार्ज में पता कर ले कि इसमें नंबर कितना है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में पाए जाते हैं। अगर एक कूलम में अगर हमको 10 नंबर मिला तो एक का पता है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इलेक्ट्रॉन मिला तो एक का पता है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना मिलेगा उतना को, एक का पता है तो जितना मिलेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा मुख्य काम है ये ढूंढना कि एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है, पढ़े Q बराबर एनी, अभी पढ़ाए हैं। सर ये चार्ट क्यों लगा रहे हैं? देखिए बहुत आसान भाषा, इसलिए लगा रहे हैं बाबू क्योंकि यहाँ n का मान दिया हुआ, n का मान हमको निकालना है, Q का मान दिया हुआ है और E का मान भी हमको पता है। तो n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो n बराबर
Q बट्टे E। Q का मान 1 कूलम है, E का मान 1.6, कट जाएगा तो ये N का मान आ जाएगा 0.625। ओके, एक को इससे काट के देखिए, और 10 के पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से लिखिएगा तो ये आ जाएगा 6.25 10 के पावर 18। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया और एक तरह का ऑब्जेक्टिव भी होगा न्यूमेरिकल के साथ साथ। कोई आपसे पूछेगा 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बोलिएगा 6.25 10 टू द पावर 18। ये पूछा हुआ भी है शायद। ठीक है, तो हमको इतना मिल गया। तो एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इतना समय लग रहा है और हमको ट्रांसफर कितना करना है, इतना इलेक्ट्रॉन। देखो, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इनडायरेक्टली बात कर रहा था। अगर क्वेश्चन में सीधे बोलता ना कि इतना इलेक्ट्रॉन, तो सीधे आके मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन आपको ये निकालने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल हो गया आपके लिए। तो बताइए, एक के लिए इतना समय है, तो इतना के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इतना को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा इतना सेकेंड। ओके, तो बताइए हमको टाइम बराबर क्या आया, तो हमको टाइम बराबर आया 6.25 10 टू द पावर 9 से कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, तो हमको इतना टाइम आया। लेकिन पता है समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमको जो आंसर दिया हुआ है वो ईयर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ईयर में। देखिए ना यहाँ पे 6.25 10 टू द पावर 9 आ गया, लेकिन हमारा साल किस में दिया है, ईयर में। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कन्वर्जन का काम है, 9वां 8वां का बच्चा जानता है। तो कन्वर्जन क्या है, तो ये जरा देखिए, हमारा आंसर आ गया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले ये देखो, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ एक सेकेंड में कितना साल होगा, तो 1 बट्टा ये सारा संख्या नीचे आ जाएगा 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60। ठीक है, और इतना ईयर। ठीक है, अब हम इस एक सेकेंड में कितना ईयर होता है ये ला जाकर यहां रख दे, तो क्या होगा, t बराबर 6.25 10 टू द पावर 9 और एक सेकेंड में, है ना, इतना ईयर। तो यहां पे लाकर रख देते हैं 365 गुने 24 गुने 36 ईयर। ओके, तो यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा बउआ कितना, 197.6 इतना आ जाएगा आपको, देखिएगा। लेकिन आप इसको ठीक से लिखिएगा तो t का मान आ जाएगा 198। थोड़ा और ठीक कीजिएगा तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 200 साल। तो बताइए, एक कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज को अगर आप इस रेट से ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा बुआ, 200 साल लगेगा इसको ट्रांसफर करने में। ये हमारा एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको दिखा दिया कि एनसीईआरटी में आपको जाके देखिएगा तो 1.1 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पेज नंबर ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब सवाल है 1.2, है ना, इसके बाद कूलम्स लॉ स्टार्ट होता है जो हम लोग का अगला टॉपिक है। पहले इसका न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं फिर। तो 1.2 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। कोई एटम है, समझे, कोई एटम है, ये मक्खी बैठ जा रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि स्क्रीन एक जगह इंगेज हो जा रहा है। तो बुआ मान के चलिए कोई एटम है, तो किसी एटम में अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 10 गो प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब है कि तुमने नंबर ऑफ चार्ज अगर निकाल दिए, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज अगर तुमने निकाल दिए कि 10 होता है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 10 प्रोटॉन भी होगा। तो मतलब नंबर ऑफ चार्ज बोला तो समझो कि तुम इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, प्रोटॉन भी निकाल दिए। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ चार्ज आया 20 तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ चार्ज आया 30 तो 30 प्रोटॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है। कहने की जरूरत नहीं है, तो चार्ज बोलो तब सेम नंबर, इलेक्ट्रॉन बोलो सेम नंबर, प्रोटॉन बोलो सेम नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है एक कप वाटर में कितना वाटर है बुआ, एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कप बनाते हैं, ये देखिए कप बनाते हैं, ठीक है ना, 1.2। ठीक है, तो एक कप है,
तो एक कप में नॉर्मली 250 ग्राम लिया गया है क्वेश्चन में कि 250 ग्राम अटता है, ठीक है। 250 ग्राम H2O, 250 ग्राम क्या अट रहा है? H2O। तो H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और H2O का नंबर ऑफ चार्ज निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ चार्ज है इसके अंदर, नंबर ऑफ चार्ज, तो देखिए वो कैसे निकालते हैं। बताओ, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है, तो बताओ 1 गो हाइड्रोजन का एक मास होता है और ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास 18 हो जाएगा, बताइए तो हो जाएगा। अच्छा, और नंबर ऑफ चार्ज में बोलिए, हाइड्रोजन के पास एक चार्ज होता है मतलब एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बोलेंगे तो उतना ही ना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सिंपल बात है, चार्ज में बोल रहा हूं। और ऑक्सीजन के पास 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मतलब क्या हुआ, 8 प्रोटॉन होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं सीधे बोल दूं 8 चार्ज होंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बुआ? 10, ठीक। अब यहां पे आपने सुना होगा कि 1 ग्राम H2O में H2O has number of molecules, number of है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना होगा? एवोगाद्रोस नंबर बट्टा मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला आप लोगों ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, एवोगाद्रोस नंबर बट्टा मॉलिक्यूलर मास। तो अब बताइए तो बउआ, एवोगाद्रोस नंबर कितना होता है? 6.02 10 टू द पावर 23, और बट्टा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो मॉलिक्यूलर मास 18, अभी तो बताया वो 18 है ना यहाँ पे, तो 18। अब देखो, हमको 1 ग्राम में नहीं निकालना है, हमको कितना ग्राम में निकालना है? हमको निकालना है 250 ग्राम में। तो 1 ग्राम का इतना, तो बताइए तो 250 ग्राम का कितना होगा? तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर आया है, तो इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से बउआ? 250 से कर देंगे, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कट जाता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, हम मात्रा के बाद में फोकस करेंगे। तो 250 ग्राम के लिए इतना, ठीक। अब कह रहा है तुमने 250 ग्राम में क्या निकाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ चार्ज चाहिए। तो अब बताइए, एक H2O में कितना नंबर ऑफ चार्ज होता है बुआ? 10। तो हमको ऐसे ऐसे कितने में पता करना है? इतना में पता करना है। तो यहां मैं बोलूंगा 250 ग्राम H2O हैज नंबर ऑफ, नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज पता करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 6.02 10 टू द पावर 23 बट्टा 18 इंटू 250, यानी ये, और गुने 10, ये 10, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स के बंडल में ऐसे 10 गो भरल है, तो टोटल में कितने चार्ज होंगे? तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसको काटेंगे तो हमको n निकलेगा, तो n की वैल्यू हम कितना पता करेंगे? तो 6 3 18 अप्रोक्स में काटेंगे, ठीक है ना। तो बताओ तो ये कितना हो जाएगा? 25 बट्टा 3 गुने 10 के पावर 23 24 25, यानी 25 को शून्य काट देंगे तो n बराबर हमको आ जाएगा 8 3 24, तो अप्रोक्सीमेट में 8 गुने 10 के पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे, ओके। इसी को तो चार्ज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एटम में न्यूट्रल होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी चार्जेस क्या बराबर है। पर अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है बेटा कि सर अगर हमको Q निकालना होगा तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस NE, याद है क्वांटाइजेशन से। तो प्लस माइनस n, तो n का वैल्यू तो अभी निकाले हैं, और E का मान कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे? प्लस माइनस 8 गुने 1.6, और यहां पे बताइए 25 में से ये जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, तो बताइए तो बच्चे लोग, 16 8 कितना होगा? बताइए 16 8 कितना होगा? 16 8 128, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.8 गुने 10 टू द पावर 6, है ना, कूलम। तो इतना प्लस भी है, इतना माइनस भी है, तो ये आपको चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये आपको चार्ज आ गया,
और ये आपको नंबर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपने एनसीईआरटी के दूसरा सवाल को भी देख लिया होगा। ठीक है, नंबर में थोड़ा इसलिए आपको डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि वहां पे मैंने अप्रोक्स में संख्या मान के काम किया, अगर आप एग्जैक्टली काटिएगा तो आपको सेम आ जाएगा। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, पावर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल है कि सर कूलम्स लॉ, तो चार्ज पे यही दो सवाल है जो एग्जाम्पल में है, और एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है। अब सवाल है कि इस पे हम लोगों को क्या, इसमें हम लोगों को, हाँ अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को कि क्या सवाल इसमें एक्सरसाइज में सवाल है, बिल्कुल सवाल है एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, यहां देखिए। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, कहता है ए पॉलीथीन पीस रब्ड, एक पॉलीथीन के पीस को हमने रब्ड किया है, किससे रब्ड किया है, उल यानी ऊन से। ठीक है ना, तो उसका निगेटिव चार्ज कितना आया है, तो निगेटिव चार्ज आया है 3 × 10⁻7 कूलम। कितना आया है बुआ, 3 × 10⁻7 कूलम। तो चलिए तो जरा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर लूं कि अगर 1 पॉइंट कोई सवाल देख लेंगे तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 3 × 10⁻, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कितना है, -7। ठीक है ना, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एक ऊल को एक पॉलीथीन से यहाँ पे रब्ड किया गया, तो रब्ड किया गया तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक पॉलीथीन के पीस को रब्ड किया ऊल से, तो क्या पाया गया, निगेटिव चार्ज पाया गया इतना। ठीक है ना, तो कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ट्रांसफर कहां से कहां पास करेगा। ठीक है ना, तो यहां से मान के चलिए इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। ठीक है ना, तो हमने चार्ज ट्रांसफर किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ए बराबर सिंपल सा फॉर्मूला, क्यू बराबर एन ई। तो बताइए एन बराबर क्या होगा, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻7। ई का मान क्या है, 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, तो अब बताइए 16 दूनी 32, तो दूनी तो कटेगा नहीं, तो 1.8 और 10 के पावर 17 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, +12। अप्रोक्सीमेट में इसको लिख सकते हैं बच्चे लोग, 2 × 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तब जाकर के इतना चार्ज आप भेज सकते हो। ठीक है, यार इतना चार्ज गया होगा। बी नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा बी नंबर में ये कह रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास उल टू पॉलीथीन, क्या हमने उल से पॉलीथीन पर हमने मास को ट्रांसफर भी किया, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, तो कितना होगा। ओके, तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻31 kg। ओके, अब तुमको यहां टोटल मास ट्रांसफर करना है, तो पहले एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास तुमको कितना ट्रांसफर करना है, 2 × 10⁻12 और गुने 9.1 × 10⁻31। ओके, तो आप बताइए 9 दूनी 18 यानी 18.2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा वो, ये कितना हो जाएगा, -19। ठीक, तो इसको लगभग 20 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्स में कह सकते हो 20 × 10⁻−19। ठीक से लिखिएगा, तो 2 × 10⁻−18 kg मास क्या होगा, ट्रांसफर होगा, बहुत कम, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर को तोड़ोगे तो इतना दूर लिखा है। ठीक है ना, तो बच्चे लोग आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी में यही आपका सवाल था। ठीक है, तो ये 3 सवाल है एनसीईआरटी में दिए गए, कहने के लिए ये 3 है, पर इसके अंदर कितनी सारी कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से पता चल गया होगा कि मास भी ट्रांसफर होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर रब होने के कारण ट्रांसफर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है, चार्ज कैसे निकालते हैं, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, तो लगभग आपका सारे कॉन्सेप्ट तो हो ही गए। जिसको समझना होता है वो 3 ही सवाल को, अगर तुमको और समझना है तो इसको तुम 4 बार बनाओ, 3 सवाल को लगातार, किसी और बुक की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो तुमको एक ही बनाना है तो जाओ बैठ के बनाते रहो, सबसे एक ही बात मिलेगा, सब साधे एक साधे एक साधे सब। ब्रूस ली ने कहा था बहुत सिंपल बात कि एक किक की प्रैक्टिस मैं 50 बार करना चाहूंगा, 50 अलग अलग किक की प्रैक्टिस एक बार नहीं करना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि एक किक की प्रैक्टिस अगर वो 50 बार कर लिया और कोई किसी को एक लगा तो उसमें तो एक्सपर्ट है, लगा 7। इसीलिए बच्चे लोग तुम 50 बुक से जो कुछ हासिल करोगे, एक ही बुक एनसीईआरटी, उसमें 3 सवाल है, बढ़िया से उसको बनाओ, एक एक पॉइंट को समझो और तुमको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को देखा है, आप एक बार बढ़िया से इसको देख करके इसको बना लीजिए।